जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य बिखर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सिर्फ खालीपन और अफरा तफरी फैलती है, या उस खालीपन में कुछ नया, कुछ अलग जन्म लेता है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के जो 500 साल थे ना, वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा ही मोड़ है। ये एक ऐसी कहानी है जहां अलग अलग संस्कृतियां टकराईं, कला ने एकदम नए रूप लिए और भारत हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए इस महान संगम के दौर को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़कर रखा था, वो अचानक से गायब हो गई। मौर्यों के जाने के बाद ठीक यही हुआ। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया और इसने सरहदों के पार से नई ताकतों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा साम्राज्य की जगह अब दर्जनों छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। ये एक ऐसा दौर था जहां कोई एक बड़ा शासक नहीं था, बल्कि कई दावेदार थे। और बस यही टकराव और सहयोग इस युग की पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा। इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि साम्राज्य बिखरा कैसे। फिर जानेंगे कि इस खालीपन को भरने के लिए कौन कौन आए। हम ये भी देखेंगे कि इन नए लोगों के आने से संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम कैसे हुआ, जिसने शासन करने के तरीके बदले और अंत में एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भारत को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। तो इस युग की कहानी की शुरुआत असल में होती कहाँ से है? देखिए, इसकी जड़ में एक ही बड़ी वजह थी। मौर्यों के जाने से पैदा हुआ वो शक्ति का शून्य। इसी शून्य ने मध्य एशिया के कई महत्वाकांक्षी समूहों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। एक के बाद एक कई लहरें उत्तर पश्चिम से भारत में दाखिल हुईं। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, फिर शक, उनके पीछे पीछे आए पार्थियन और अंत में इन सब पर हावी हुए शक्तिशाली कुषाण। ये ही इस नए युग के मुख्य किरदार थे। तो आखिर ये नए शासक थे कौन? चलिए इनमें से कुछ खास राजवंशों और उनके राजाओं से मिलते हैं जिन्होंने इस दौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। इनमें से शायद सबसे यादगार चेहरा है इंडो ग्रीक राजा मेनांडर का। वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं यानी यूनान और भारत सिर्फ टकराई नहीं, बल्कि एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल गईं। मेनांडर का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था, लेकिन उनकी असली कहानी उनके सिक्कों में छिपी है। देखिए, पहले के भारतीय सिक्के अक्सर काफी सरल होते थे, जिन पर सिर्फ कुछ प्रतीक बने होते थे। पर मेनांडर ने ग्रीक स्टाइल की यथार्थवादी कला को भारतीय प्रतीकों के साथ मिलाया और सिक्कों को कला का एक छोटा सा नमूना बना दिया। आपको पता है, मेनांडर को भारतीय ग्रंथों में मिलिंद के नाम से जाना जाता है और उनकी दिलचस्पी सिर्फ शासन चलाने में नहीं थी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी राजधानी सियालकोट को ज्ञान का एक केंद्र बना दिया। यहाँ उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जीवन और दर्शन पर इतनी गहरी चर्चा की कि उसे आज भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ में पढ़ा जा सकता है, मिलिंदपन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न। जब अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलते हैं ना, तो सिर्फ साम्राज्य नहीं बनते, बल्कि कला, धर्म और विचारों का एक बिल्कुल नया संसार जन्म लेता है। और यही इस युग का सबसे दिलचस्प पहलू है। इस संगम का सबसे बड़ा उदाहरण है गांधार कला। सोचिए, एक तरफ यूनानी मूर्तिकारों की कला जो इंसान को हूबहू पत्थर में उतार देती थी, और दूसरी तरफ भारत की गहरी आध्यात्मिक सोच। जब ये दोनों मिले तो पूर्व और पश्चिम का एक अद्भुत कलात्मक मिलन हुआ। और इसका नतीजा कमाल का था। पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में गढ़ा गया। इन मूर्तियों में यूनानी देवताओं की तरह लहराते हुए वस्त्र थे और चेहरे पर शांत, गहरे भाव। ये कला सही मायनों में इस युग की आत्मा को दर्शाती है, एक ऐसी दुनिया जहां सरहदें धुंधली हो रही थीं। ये संगम सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं था। मेनांडर जैसे राजाओं ने तो बौद्ध धर्म को अपना लिया, वहीं कुषाणों ने तो और भी खुले दिल से कई धर्मों को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म, शिव की पूजा और यहाँ तक कि उनके सिक्कों पर यूनानी और ईरानी देवता भी एक साथ नजर आते हैं। कुषाण राजा कनिष्क ने तो चौथी बौद्ध संगीति भी आयोजित करवाई, एक ऐसी ऐतिहासिक सभा जिसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जन्म दिया, जिसका असर आज भी पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। लेकिन ये नए राजवंश सिर्फ नई कला और विचार ही नहीं लाए थे, वे अपने साथ शासन करने के नए तरीके और नई सैन्य तकनीकें भी लाए, जिन्होंने भारत के प्रशासन और युद्ध के मैदान दोनों को बदल कर रख दिया। शकों ने शासन का एक नया मॉडल पेश किया, जिसे क्षत्रप प्रणाली कहते हैं।
मौर्यों की तरह एक सेंट्रलाइज्ड शासन के बजाय उन्होंने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया और हर प्रांत की कमान एक सैन्य गवर्नर यानी क्षत्रप के हाथ में दे दी। ये एक बहुत बड़े और विविध क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका था। इसी व्यवस्था के एक बहुत प्रसिद्ध शासक थे रुद्रदामन प्रथम, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत सैन्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक थी। उन्होंने राजकीय आदेशों के लिए प्राकृत की जगह शुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल शुरू किया। उनका जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है और इसी ने संस्कृत को राजदरबार की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। युद्ध के मैदान में भी एक क्रांति आई। ये मध्य एशियाई योद्धा अपने साथ बेहतर घुड़सवारी की तकनीकें लाए। लगाम, काठी और रकाब के इस्तेमाल ने घुड़सवार सेना को पहले से कई ज्यादा खतरनाक और असरदार बना दिया। और उनके साथ ही अंगरखा, पतलून और ऊंचे जूते जैसी पोशाकें भी धीरे धीरे भारतीय जीवन का हिस्सा बन गईं। तो इन 500 सालों की उथल-पुथल का आखिर में नतीजा क्या निकला? इन राजवंशों ने भारत पर क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा और आने वाले भारत को कैसे एक नई शक्ल दी? इस कहानी में कुषाणों का योगदान बहुत बड़ा था। उनकी असली ताकत थी उनकी लोकेशन। उन्होंने उस वक्त के सबसे अहम व्यापार मार्ग सिल्क रूट के बिल्कुल केंद्र पे कब्जा कर लिया था और इससे न सिर्फ सामान बल्कि विचार, धर्म और कला भी चीन, भारत और रोम के बीच आसानी से बहने लगे। कुषाणों की विरासत वाकई में प्रभावशाली है। उन्होंने कनिष्क जैसे महान शासक दिए जिन्होंने सिल्क रूट से होने वाले व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने इतने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कि वे व्यापार के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अश्वघोष जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया, जिससे संस्कृत साहित्य का भी खूब विकास हुआ। विचारों का ये आदान प्रदान विज्ञान तक भी पहुंचा, खास तौर पर खगोल विज्ञान और ज्योतिष में। यूनानी ज्ञान ने भारतीय विद्वानों को गहराई से प्रभावित किया। इससे ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया मिला। ये दौर सिर्फ युद्ध और धर्म का नहीं था, बल्कि बौद्धिक रूप से भी बहुत उपजाऊ था। इस युग के खुले और समृद्ध माहौल का ही यह नतीजा था कि वात्स्यायन के कामसूत्र और चिकित्सा पर चरक की चरक संहिता जैसे महान ग्रंथ भी लिखे गए। तो अंत में हम इस दौर को कैसे देखें? क्या ये सच में एक अंधकार युग था, जैसा कि कुछ पुराने इतिहासकार मानते थे, या फिर ये आक्रमण, नवाचार और संस्कृतियों के मेल का एक बेहद गतिशील और रचनात्मक दौर था? शायद जवाब यही है कि इतिहास कभी भी सीधा और सरल नहीं होता और अक्सर सबसे बड़ा विकास सबसे बड़ी उथल-पुथल से ही जन्म लेता है।